मेरे दिन की शुरुआत। बच्चों को कुछ ना कुछ बहादुरी के काम सिखाती रहती हूँ। पुरखों के बहादुरी के किस्से कहानियाँ, उनमें शिष्टाचार और संस्कार और अपना गौरवशाली इतिहास बताना बहुत जरूरी होता है। ये विदर्भ है, देश का एक समृद्ध प्रांत। यहाँ अजंता एलोरा की बौद्ध गुफाएं फैली हुई हैं। ये क्षेत्र हमेशा बौद्ध हवाओं के झोंकों से सराबोर रहता है, इसलिए यहाँ के लोगों में समता, न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ज्यादा है। लगभग 1315 तक यादव राजाओं ने इस क्षेत्र पर एक छत्र राज किया, लेकिन आपसी मतभेदों, खिलजी और मुगलों के आक्रमण तथा अपना गौरवशाली इतिहास भूलने के कारण धीरे धीरे यादवों का राज्य का सूरज ढलता गया। इसके दक्षिण में बहामनी राजाओं ने निजामशाही की स्थापना की, तो पड़ोस में आदिलशाही साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसके कारण विदर्भ के आसपास मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा। यहीं पर एक छोटा सा संस्थान था, सिंदखेड़। इसी सिंदखेड़ से यादवों ने अपनी शक्ति का बढ़ाना आरंभ किया। ऐसा लगता है कि जादव का ही बदला हुआ उच्चारण है, या फिर इनके पुरखे एक रहे हों। आपको क्या लगता है? जादव शब्द एक जैसे नहीं लगते? इनका खान पान, रहन सहन, सोच परिवेश एक जैसे नहीं लगते? ये राजा भी थे, जमींदार भी थे, ये लड़ाका भी थे, किसान भी थे। ये घर के अंदर के भी सेवादार थे और ये घर के बाहर के भी सेवादार थे। जो आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए, वो घुमत्तू बन गए, बंजारा बन गए। आजीवन प्रणाली प्रभाव के कारण मराठा समाज व्यवसाय के आधार पर अपनी अपनी जातियों में विभाजित हो गया। कुंभी, तेली, महा, धनकर, बुनकर आदि तरह के मराठा बन गए और अपनी अपनी जातियों में विवाह के कारण मराठा शब्द संकुचित होता गया। शिप्पा की सेना की गुप्तचरी और जीते हुए किलों की रखवाली चमकार और महासैनिक भी करते थे। औरंगजेब की कैद से भागने में शिप्पा की मदद मदारी महतन ने की थी, जो कि एक मुसलमान था। एक बार कल्याण के नवाब पर आक्रमण करने के बाद जीते हुए सम्मान के साथ सैनिक नवाब की बहू को भी उठा लाए। जब शिप्पा को यह बात पता चली, तो उन्होंने सम्मान के साथ नवाब की बहू को नवाब के पास बीजापुर भिजवाया। इसी स्वाभिमान तथा देश प्रेम के ओतप्रोत सिंदखेड़ में लखूजी जादव और गिरजाबाई के घर 12 जनवरी 1598 को जिस बिजली ने जन्म लिया, उसका नाम है जिजाऊ। मेरे पिताजी ने पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर रखी थी। घोड़े पे सवार होकर युद्ध कैसे किया जाए, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सभी कुछ मुझे सिखाया गया। राजकार्य कैसे किया जाता है, इसकी पढ़ाई भी मैंने की। इस समय उत्तर भारत में मुगलों का आक्रमण बढ़ चुका था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगलों के आक्रमण से कई संस्थान जगह छोड़कर जा चुके थे। इस समय विदर्भ के आसपास बहामनी शासकों का राज था। इसी निजाम के मेरे पिता लखूजी और भोसले यानी कुनवा मराठा परिवार के मालोजी नौकरी करते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बार मालोजी अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आए। उनके साथ उनके बेटे शाहजी भी आए। दोनों परिवार कई दिनों तक साथ रहे और एक दूसरे को समझा। मेरा स्वाभिमानी तथा कड़क स्वभाव शायद मालोजी को पसंद आया। उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का मन बना लिया और अपने बड़े बेटे शाहजी के साथ मेरे पिता लखू जी से मेरे विवाह की बात छेड़ी।
और समय के साथ हम दोनों विवाह बंधन में बंध गए। विवाह के बाद मेरा जीवन अनेक चुनौतियों से भरा पड़ा था। मेरे ससुराल में मैं, ससुर मालो जी, सास उमाबाई, देवर शरीफ जी और उनकी पत्नी दुर्गाबाई, यानी बड़ा सा परिवार था। उस समय मुगल शाही का राज था, तो दूसरी तरफ निजाम शाही का राज। इसे निजाम क्या, मेरे पति शाहजी ने अपने बल पर बड़ा भरोसा स्थापित किया था। जब किसी बड़े युद्ध को अंजाम देने का समय आता तो निजाम शाहजी को ही याद करते थे। इसलिए शाहजी को मेरे लिए बहुत ही कम समय मिलता था। एक बार मुगलों में और निजाम में बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई बड़े जोर शोर से लड़ी गई। दोनों तरफ से पराक्रमी योद्धा थे। मुगलों की ओर से जादवों को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो निजामों ने मेरे पति शाहजी को सामने किया। पति विरुद्ध पिता, यानी ससुराल विरुद्ध मायका। मेरे जीवन में अजीब संघर्ष चल रहा था। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में ऐसी कसूकस आई हो। ये सुख दुख का कैसा संगम था। पति की जीत की कामना करूं तो पिता की हार, और पिता की जीत की कामना करूं तो पति की हार। उस समय मेरे पेट में एक अंकुर पल रहा था। मेरे दुविधा भरे चेहरे को देखकर शाहजी युद्ध के लिए निकल पड़े। तभी मुगलों की ओर से लड़ने वाले जादुओं ने जुन्नर के पास वाले किले पर आक्रमण कर दिया। वहां पर शाहजी नहीं थे, वहां पर मैं अकेली थी, और मेरे सामने मेरे पिता हाथ में तलवार लिए खड़े थे, और उनके सामने उनकी बेटी खड़ी थी जो गर्भावस्था में थी। इस बहादुर सेनापति के हृदय में एक पिता का भी मन था। ये मेरे पिता से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मेरी गर्भावस्था के कारण मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी मुझे जुन्नर के सुनहरी किले पर रखा गया, जहां मैंने अपनी शिल्पा को जन्म दिया। 19 फरवरी 1630 को मेरे सूरज ने इस धरती पर कदम रखा। दीनहीन रैयत का राजा शिवाजी, शिवा, शिवराया, छत्रपति शिवाजी महाराज। निजामों की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे शाहजी। मुगल साम्राज्य का एक कमलदार था, मालदार खान। उसने शाहजी को कैद करने की योजना बनाई। जब मेरे गुप्तचरों से मुझे पता चला तो मैंने अपनी शिल्पा को अपने परिचितों के घर भेज दिया। जब यह बात मेरे चाचा जगदेव राव जाधव को पता चला तो उन्होंने खान से बातचीत की और खान को अपमानित होकर जाना पड़ा। शिवापुर में रहते शिवा अलग अलग जातीय धर्मों के युवाओं के साथ खेला। शिवा जन्म से ही तेज बुद्धि और सरल स्वभाव का था। मैं जानती थी शिवा को सबके साथ समान व्यवहार रखने की सोच देना जरूरी है, क्योंकि मैं किसी भी भेदभावों को मानने वालों में से नहीं थी। इन्हीं अलग अलग जातीय धर्मों के युवाओं के साथ मेरे शिवा ने 15 वर्ष की आयु में पहला किला जीता। नाम था तोड़रा किला। ये किला पुणे के नजदीक था। इस किले पर विजय श्री प्राप्त कर मेरे शिवा ने इसे अपने कब्जे में किया। इस किले पर स्वराज का तोरण बांधा गया, इसलिए इस किले का नाम तोरणागढ़ रखा गया। पिता शाहजी राजा ने
निश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को मिली पुणे की सूबे की जागीरदारी का मुख्तियार शिपा को बनाया। शिपा ये जानकर अत्यंत दुखी थे कि कैसे हमारे अपने लोग एक दूसरे के विरुद्ध कुचक्र हंसते रहते हैं। स्वराज स्थापना हेतु शिपा अनवरत संघर्ष कर रहे थे। शिपा प्रजा के समस्त कल्याण की जवाबदारी सिर्फ राजा की होती है। शिपा ये भली भांति जानते थे, इसलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बाद भी शिपा ने प्रजा पर नए कर कभी भी नहीं लगाई। नए को स्थापित करना, जमींदारी प्रथा बंद करना, गढ़ों को सुरक्षित करना, वहां पर रसद का भंडार करना, उन्नत बीज तथा औजारों की व्यवस्था करना, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, भाषा सुधार के लिए राज व्यवहार कोष, वीरों का सम्मान, ऐसी अनेक बातों का ध्यान रखा मेरे शिपा ने। तोड़ागढ़ किले के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब मैंने अपने कहने देकर कहा, इन्हें बेचकर कार्य आगे बढ़ाइए। तोड़ागढ़ किले की खुदाई में जो धन हमें प्राप्त हुआ उसे सेना के काम में लाया गया। एक बार शिपा अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति डरा हुआ सा छुपते छुपाते शिपा के पास आया और बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पुत्री नदी पर पानी भरने गई थी, कुछ लोग उसे उठाकर ले गए और उसकी इज्जत लूट ली। इस घटना से वो इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उसने बताया कि ये करतूत राजा गांव के पाटिल ने की है महाराज। शिपा ने अपने साथियों से कहा, तुरंत जाओ, उस राजा पाटिल को बांधकर मेरे सामने पेश करो। जिन हाथों से उसने बालिका के वस्त्र खींचे, जिन पांव से चलकर वो बालिका के समीप गया, उसके दोनों हाथ और पांव उखाड़ फेंको। उसकी दोनों आंखें निकाल कर आजीवन अंध कोठरी में डाल दिया जाए। इस राज्य में सभी माताओं और बहनों का पूरा सम्मान होना चाहिए। इसका सरेआम अमल हुआ। पूरी वीडियो बना ली मैंने। तो ऐसा था मेरा शिपा। मैंने शिपा को युद्ध कला के सारे दांव-पेच सिखाए। राज चलाने के मामलों में किसी पर भी अन्याय जोर जबरदस्ती न करने की मैंने सलाह दी। शिपा अनवरत संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि मुगल शाही, आदिल शाही, इनका आक्रमण होता ही रहता था। मेरा शिपा जब भी युद्ध पर निकलता तो मेरा मन घबरा उठता था, कहीं मेरा शिपा वापस नहीं आया तो। नहीं, उसके पराक्रम पर मुझे पूरा भरोसा था। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने शिपा को आशीर्वाद देती, उसके सर पर हाथ फेरती। एक मां का दर्द मेरे सिवा और कौन जान सकता है। अफजल खान की वकील कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी ने शिपा के पास भेजा और संदेश दिया, तुम्हारी हरकतों से आदिल शासक नाराज है, इसलिए तुम अपनी सेना के साथ हमारी शरण में आ जाओ। शिपा ने कहा, हुजूर आदिल साहब हमारी हरकतों से नाराज है, हम ये जानते हैं। हम आपकी विशाल शक्ति और विशाल फौज के कारण हमें अत्यंत भय लग रहा है,
इसलिए आप अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ के जावली के पास आ जाए। शिप्पा के तलवार की धार दिन पर दिन तेज होती जा रही थी, क्योंकि अफजल खान ने चारों तरफ से घेर रखा था। हेलो, कपटी कारस्तानी अफजल खान से मेरे शिप्पा का सामना होना था। पूरी तरह से बर्बाद करने का इरादा लेकर निकल पड़ा था। मेरा शिप्पा जानता था सीधे लड़ाई में उससे जीत पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जाने की योजना बनाई गई। लोगों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए खान ने रास्ते में कई लोगों की जान ले ली थी। उसने घने जंगल पर डेरा डाला था। प्रतापगढ़ के किनारे पर मेरे शिप्पा और अफजल खान की मुलाकात तय की गई। मेरे मन में कभी ना होने वाली घबराहट थी, क्योंकि अफजल खान बहुत ही चालाक और तेज था। मेरे शिप्पा और अफजल खान की भेंट मतलब मृत्यु का जाल। अफजल खान जावली की तराई पर आ पहुंचा। दोनों के साथ दो दो सहयोगी होंगे, इसलिए शिप्पा के साथ सिद्दी, इब्राहिम और जीवा महार थे, और 20 सहयोगी मुलाकात के स्थान से 50 कदम की दूरी पर रहेंगे, और दोपहर का समय मुलाकात के लिए तय किया गया। अफजल खान शिप्पा का इंतजार कर ही रहा था। शिप्पा को नजदीक आते देख वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसने शिप्पा का आलिंगन कर लिया। शिप्पा को समझ पाते कि इससे पहले ही खान ने शिप्पा के सर पर कटार से वार किया। शिप्पा का दम घुटने लगा कि आज तो खान उसे मार डालेगा। तभी खान शिप्पा के हाथ में याद न करे उस खान के पेट में कुछ शक्ति लगाया और उसे तलवार निकाली। शिप्पा अफजल खान का घबरा उठा, उसके सैनिक घबरा उठे। तभी कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने शिप्पा के पर वार किया और शिप्पा ने उसका सर काट के अलग कर दिया। शिप्पा दौड़ते हुए घर पर पहुंची और तोपची इब्राहिम खान को तोप चलाने का आदेश दिया। तोपों की आवाज सुनकर मेरे शिप्पा की विजय का आनंद कहीं सूचना मिली। उस समय राजगढ़ किले पर थी। तोपों की आवाज सुनता मैं पहाड़ों पे छुपे महाराजों ने खान की छावनी पर हमला कर दिया। मात्र 2 घंटे में खान की छावनी तहस हो गई। मेरा शिप्पा विजयी हुआ, ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। शिप्पा ने अफजल खान का अंतिम संस्कार हाथ पकड़ो। उसके रीति रिवाज के अनुसार किया, अरे और अफजल खान का बेटा फजल खान को बीजापुर लौटने की इजाजत दी। 19 मिनट हो गए, ये नीचे चल। मेरा जीवन इसी तरह के उतार चढ़ाव से भरा पड़ा था। इसी तरह की एक और घटना का सामना मुझे पन्हालगढ़ पर करना पड़ा। दूसरी घटना आएगी। बदले की आग में जल रहा था फजल खान, क्योंकि वो अफजल खान का बेटा था। उसने चारों तरफ से पन्हालगढ़ को घेर रखा था। उस समय किले पर मेरा शिप्पा और हमारे सैनिक थे। 4 महीने हो गए, खान के जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। किले का नाच खत्म हो रहा था। तब मैंने राजगढ़ से उतरकर खान से युद्ध करने का निर्णय लिया। लड़की है, ये लड़का लड़की है। तभी खान से समझौते की बात शुरू हो गई। शिप्पा की सेना में एक सैनिक खूब शिप्पा की तरह दिखता था। लोग उसे प्रति शिवाजी के नाम से पुकारते थे। पन्हालगढ़ से 2 पालकियां निकली। एक पालकी में शिप्पा का हम शक्ल वेश धारण करके बैठे और साथ में स्वराज का ध्वज लिए सैनिक चल रहे थे, और दूसरी पालकी में शिप्पा साधारण वेश धारण करके पालकी में बैठे और यह पालकी विशालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। जंगल में हुई हलचल से खान के सैनिकों को कुछ शंका हुई। शिप्पा की पालकी तक विशालगढ़ की तरफ दौड़ पड़ी, और दूसरी तरफ हम सब की पालकी पन्हालगढ़ पहुंची और संधि की शर्तों पर
चर्चा शुरू हो गई। चर्चा के दौरान मालूम हुआ कि ये असली सिपा नहीं है। तब सिपा को पकड़ने के लिए 2500 सैनिक रवाना किए गए। बाजी प्रभु देशपांडे ने सिपा से कहा, आप आधे सैनिक लेकर विशालगढ़ की तरफ कूच करें और बाकी सैनिकों के साथ हम यहाँ पे विरोधियों का सामना करेंगे। खान के सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे जैसे सेनापति ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। सिपा सही सलामत विशालगढ़ पहुंचे, जहां बाजी प्रभु और अन्य मराठा सैनिक शहीद हुए। उसे पावनखिंड के नाम से जाना जाता है। सिपा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर मुगल सम्राट बुरी तरह से घबरा उठा था। सिपा को शरण में आना चाहिए। इसी इरादे से अफजल खान का मामा शाइस्ता खान 1 लाख की फौज लेकर निकल पड़ा। पुणे के लाल महल में जहां सिपा रहते थे उसने अपना डेरा जमाया। खान की सेना के सामने मराठों की सैन्य शक्ति बहुत ही कमजोर थी, लेकिन मराठों ने अपनी छापामार युद्ध से खान के सैनिकों को त्रस्त करते गए। लेकिन खान की सेना टस से बस न हुई। 2.5 वर्ष बीत गए। खान की सेना के जाने की कोई आसार नजर नहीं आ रही। मेरे सिपा की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी। तभी शिवराया ने एक योजना बनाई। सीधे लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को अकेले मारेंगे। छावनी की गुप्त जानकारी के लिए अपने गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा की 400 मामले भिन्न भिन्न रूप में छावनी के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ लकड़ी का गट्ठा लेकर तो कोई गश्त लगाने की टुकड़ी में, कोई बाराती से लौटे समूह में, तो कोई यात्रा से लौटे समूह के अंदर। छावनी के अंदर एक एक करके प्रवेश कर गए। हर एक व्यक्ति को क्या काम करना है इसकी पूरी जानकारी थी। बाल्यकाल से सिपा ज्ञानू माली को जानते थे, जो बचपन में उनके साथ खेलते थे। उसको पहले से ही संपर्क करके उसको सब जानकारी समझा दी गई थी। सिपा लाल महल के पास गए और पीछे के दरवाजे पर दस्तक दी। ज्ञानू माली ने धीरे से दरवाजा खोला और ऊपर की तरफ इशारा किया। सिपा अपने 8-10 साथियों के साथ ऊपर गए, जो लाल महल का चप्पा चप्पा जानते थे। सिपा अपने साथियों के साथ गए और तभी एक प्रहरी आहट से जगा। तभी वो चिल्लाया और वेग में जा गई। इस कोलाहल से शाइस्ता खान की नींद उड़ गई। सिपा को नजदीक आते देख खान की रूह कांप उठी। वो डर के मारे उसे समझ में नहीं आता, कक्ष में गया, कूद पड़ा। तभी सिपा ने पूरी शक्ति के साथ उस पर प्रहार किया। खिड़की कूदकर भाग रहे खान के हाथ पर प्रहार हुआ, उसकी 3 उंगलियां कट गई। खान भागता तभी और सिपा अपने साथियों के साथ फुर्ती से छावनी से बाहर निकल गए। खान के सैनिक पीछा करेंगे इसका पूर्वानुमान करके योजना बनाई गई थी। खान के सैनिकों को दिशा भूल करने के लिए घाट पर 30 बैलों के सींगों पर पलीते बांधे गए। सिपा की सेना को नजदीक आते देख पलीते जला दिए गए। जलते हुए पलीतों को देखकर खान की सेना को लगा कि सिपा उस दिशा में जा गए। खान की सेना उस दिशा में मुड़ गई और दूसरे मार्ग से होते हुए सिपा सही सलामत कोंडाना पहुंचे। दिनों दिन स्वराज के बढ़ते आकार का धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तभी सिपा के मुख पर गुप्तचर खबर लेकर आए कि सूरत एक बड़ा व संपन्न शहर है। यहाँ मुगलों का व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है तथा मुगलों का व्यापारिक कर भी यहीं से एकत्रित होता है। ये थोड़ा कठिन कार्य था, लेकिन मुगलों की सुस्त राज व्यवस्था से
उपस्थित थे और धन एकत्रित करना भी अति आवश्यक था। इसलिए शिप्पा ने सूरत पर हमला करने का निर्णय लिया। 8000 की घुड़सवारी और धन लाने के लिए 1000 खाली बैल घोड़े। हमले का ज्यादा बोलबाला न हो इसलिए रात भर यात्रा करते थे और दिन में आराम करते थे। जंगल के रास्ते से होते हुए शिप्पा सूरत के पास पहुंचे। इधर गुप्तचरों की टोली भिन्न भिन्न वेश बनाकर वहां की जानकारी एकत्रित करने के लिए कई दिनों से लगी हुई थी। कोई माली के वेश में तो कोई मजदूर के वेश में, कोई भिस्ती बना तो कोई लाचार भिखारी। हर एक कोई वहां की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। वहां के व्यापारियों, रईसों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। शिप्पा ने अपना एक दूत इनायत खान के पास भेजा और लगान जमा करने का संदेश दिया। ऐसे डर के मारे इनायत खान सूरत की गली में जाकर छुपकर बैठ गया और ऐसे कठिन समय में जिन व्यापारियों ने धन की रिश्वत दी उन्हें ही गली के अंदर दिया। शिप्पा ने शहर में डुगडुगी पिटवाई। स्वराज के लिए धन संचय करने आए हैं, इसलिए सभी लोग आकर स्वयं योगदान दें। सभी को 2 दिन की मोहलत दी जाती है। जो व्यापारी स्वयं आकर धन जमा करेगा उसको अभयदान दिया जाएगा। 8 दिन तक मराठा सैनिक धन संचय करते रहे। 7 लाए घोड़ों पर लाद कर शिप्पा बिना रुके राजगढ़ के पास पहुंचे। मेरा शिप्पा सूरत से वापस आया ही था। तभी उन्हें किले पर एक अत्यंत दुखद सूचना मिली। उनके पिता शाहजी नरभक्षी का शिकार करते समय कर्नाटक के होदेगिरी के जंगल में घोड़े से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राज्य की सीमाएं अब मजबूत हो रही थी, लेकिन अपना राज्य देखने के लिए शाहजी अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरा शिप्पा सूरत से वापस आया ही था। सूरत शिप्पा ने अपनी जल सेना को भी मजबूत किया। शिप्पा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर औरंगजेब बेहद चिंतित था। शिप्पा की गतिविधियों को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि शिप्पा ने 250 मील की दूरी पर बसे सूरत को जो लूट लिया था और ये कारनामा मुगल सैनिकों को नाश कर दिया था। शिप्पा की गतिविधियों को रोकने के लिए अपने राज्य के सबसे वरिष्ठ राजपूत सेनापति विजय राजा जयसिंह को शिप्पा को आधिपत्य में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व के सेनापतियों और व्यापारियों ने जो गलतियां की उन्हें राजा जयसिंह ने टाला। शिप्पा की समझ में आ गया कि अब मामला कुछ अलग है। शिप्पा ने हर तरह से राजा जयसिंह के मन को परिवर्तित करने का प्रयास किया।
लेकिन शिपा वो तो आज मैंने पूरा राजा जैसी किसी भी हाल में संपूर्ण शरणागति के आप कर रहे थे अलावा अंकल जी? और विकल्प के लिए राजी नहीं हुए। अच्छा यही कमिश्नर साहब से तो हो रहे अंत में शिपा को संपूर्ण शरणागति एयरफोर्स में ही है स्वीकारनी अपने पड़ी। नहीं, हम एयरफोर्स में नहीं, ऐसे में शिपा अत्यंत दुखी और निराश हो कैंटीन गया। चलती है जय भीम की नाम। जय भीम। एक वीर आपकी कैंटीन है? यशस्वी राजा होने की ओर ये अग्रसर मतलब किसकी है? अपने वीर पुत्र ना की कैंटीन निराशा है? देख अच्छा, मतलब इसमें मेरा जो मन चीज़ें दुख से हैं, मतलब भराया। जो सामान है ना, ये सब लेकिन मैंने शिपा से कहा, आइटम्स ये हैं, शिपा ये सारे जय पराजय तो जीवन ये सब में मिलता होती ही रहती है। तो मतलब कि निराश होम होने डिलीवरी से है अच्छा है इनकी? हाथ में तलवार लेकर अगर तुम्हें अकेले भी लड़ना पड़े तो मुगलों से लड़ो। निराश होने से बरेली अच्छा में है है सिर्फ शहीद बरेली में होना। ये वो बड़े लोग सारा साम्राज्य तुम्हारी अगर ओर जैसे आशा आपकी भरी ऐसी नजरों सारी से कैंटीन देख रहा है। गोंडा वगैरह से आता है दूर, सही है। इसी तरह का हम पहले बरेली से स्टार्ट करें और से पूरे यूपी में फैला है, मेरे उसके बाद द्वारा इंडिया दी गई तक नसीहत तो से स्टार्टिंग हो जाएगा ना। सब और राजा जय सिंह के साथ हुए समझौते के साथ पुत्र अभी तो हम संभाजी पढ़ाई और कर रहे 300 साथियों के साथ आगरा पहुंचे। कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ मैं। औरंगजेब की 50वीं सालगिरह पर शिपा को अपमानित किया गया। हैं? बाहर रखते थे। इससे नवाबुन आहत होकर चाहिए। शिपा दरबार से बाहर निकल गए। नवाबुन से और आगे अटकटा देखा? राजा जय सिंह को शिपा के प्राणों की हानि भी होने के कारण शुंडे आबा खास शिपा को मार भी नहीं सकते थे। देखा होगा, ऐसे में शिपा को नवाबुन उसने से कैद में रखा और मारने का उपाय सोचने लगा। हैं? हाफिज और उनके पास इधर में। पूना में 400 पुरोहित मुगल सम्राट की जीत की खुशी में 1 करोड़ खून खर्च करके अंकल, कोटी प्रोविडेंस में जमीन कैंटीन में यज्ञ नहीं? कर रहे थे। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा और मतलब दूसरी तरफ शिपा भाग तो एक महीने में निकलने कितना के पड़ अपने जाता है? साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। 300 लोगों का यहाँ पर कुछ काम नहीं आपके बंदे लगे हुए हैं, अतः आप मतलब कुछ खुद लोग ही यहाँ पर रखकर बाकी के लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। फिल्म स्टार्ट किया है। ऐसा निवेदन औरंगजेब को किया। बड़े हो जाता 2-3 हज़ार रुपये। दूसरी तरफ शिपा ने बीमार होने का ज्यादा। श्वान किया। सभी बैर हकीमों के से आराम नहीं हो रहा था। साधु संतों को दान धर्म किया जाने लगा। बड़े बड़े पिटारों में मिठाई मत बेचकर आगे भेजा जाने लगा। शुरुआती दिनों में पिटारों की कसरत जारी होती थी। डालो तो आ जाए। मैंने पूरे कैलेंडर बाद में पहरेदारी कार्ड शादी बनाने हो में भी गई बहुत खर्चा आया और निगरानी शिथिल पड़ मतलब गई। कितना और एक दिन शिपा अपने साथियों के साथ संभाजी के साथ शर्ट बनवाने में? शर्ट बनाता कौन है? मथुरा पहुंचे। इंजीनियर बनाते सॉफ्टवेयर इंजीनियर। साधु का भेष बदला। तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया हमारे इंजीनियर। अब काशी पहुंचे। काशी से उनके काफी नहीं तक मतलब कि निशान वो के उसमें नाम से यात्रा कराई। एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनके दोस्त बहुत हैं ना। लगभग महीने भर घुड़ दौड़ करते हुए शिल्पा राजगढ़ के पास पहुंचे हम लोग और इसमें ग्रुप वाइज कर रहे द्वार पर गए और द्वारपाल से कहा, हैं। जैसे कि आपने मुझे माता जी के दर्शन करने हैं। हमारी पूरी कैंटीन है ये, इसमें कैटेगरी मैंने बड़े डिवाइड की भारी हुई मन से है। जैसे चाय, साधुओं को मिलने की अनुमति दे दी। कपड़े धोने का, नहाने तब का, एक साधु मेरे चरणों पर गिर ठीक पड़ा। है। इसके जितने ब्रांड हैं मैंने उसे एक व्यक्ति का उठाया। बनेगा। जैसे चाय है तो चाय एक व्यक्ति की हो गई। जितने भी ब्रांड हैं एक व्यक्ति को उसका पूरे मुखमंडल डेली में देखा जितना जाएगा तो मैं अचंभित रह गई। उसका 40% उस व्यक्ति को अरे! जो इसका ये तो मेरा निर्मला का शिपा है। निर्माता है जो। मेरा शिपा। लेगा इसको कैटेगरी है। स्वराज की कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही थी। सर्वगुण संपन्न राजा कैसा हो, इसका आदर्श उदाहरण मेरी शिपा ने सारे मुल्क के सामने पेश किया था। ये हमारा अंधेरा हो गया। राज्य है, ऐसा कहने की हमारे मराठा लोगों में हिम्मत आई थी। यही उपयुक्त समय था मेरे शिपा के राज्याभिषेक का। जो सपना मैंने वर्षों से संजोया था, उसके सच होने का अब समय आ गया था। यही नहीं। लेकिन ये अरे यार देखकर खत्म नहीं हो रही। दुख होता है।
भोजन वोजन करें हम, हमारे सुबह का खाना राज नहीं खाया। दरबार में कुछ पुरोहित लोक समता को मानने से इनकार करते थे, क्योंकि शिवा अंधविश्वास को नहीं मानते थे। पांचों मस्तानी तक खत्म करवाओ फिर से राज्याभिषेक का समय नजदीक आ रहा था मैं और हमारे दरबार के पुरोहितों ने शिवा पर राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। बंदा जब जब महिलाओं के चक्कर में फंसा उसका विनाश हुआ है। लाइट है ही कहाँ, और यही तो है, इसमें नहीं बढ़ेगी, लाइट है बस। नहीं, मोबाइल में बढ़ा हमारा राज मोबाइल में बढ़ा लेंगे फिर संबंध था, कैमरा ही नहीं दिखेगा। और फिर भी इनकार तो कर पास दिया। में हो उनके, कोई फ्लैश इतनी दूर तक थोड़ी जाएगी ना, अंकल जी की राज्याभिषेक तक। का अधिकार उनके धर्म ग्रंथों में नहीं था। मनुष्य मनुष्य में भेद करने वाली संस्कृति को मैंने बचपन से नकारा था, क्योंकि मेरी शिप्पा की सेना में सभी धर्म वर्ण और जाति के लोग थे। इसमें मुस्लिमों का महारों का बाहुल्य था। आखिर वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। मुझे काशी के ब्राह्मण कागा भट्ट को तुला दान देकर बुलाना पड़ा। उनके वजन के बराबर हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि देना पड़ा। उनके आने जाने का खर्च भी राज्य को उठाना पड़ा। हमारा राजघराने से संबंध बहुत लोग था, जा रहे हैं। इसे कोई नकार नहीं सकता था। मराठी मुल्क का झंडा सात समंदर पार ले जाने वाले मेरे शिवा को ये अपमान देना पड़ा। सिब्बा जब तक अंतना हो तो जना रुका, सिब्बा जब तक अंतना हो जना रुका। हमारा समाज कितना रूढ़िवादी और परंपरावादी है, राज्याभिषेक तक इससे मेरे वहीं तक दिल के जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हुए। अभिषेक नहीं करता ना ब्राह्मण, वो दिखाना चाह रहे थे। 6 जून 1674 इस दिन सूरज अपने साथ एक नई सुबह लेकर आसमान पर उतरा था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा शिवा सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तब मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने अपना पूरा जीवन मराठा मुल्क का साफ सूरत देखने के लिए निछावर कर दिया था। ऐसा साम्राज्य जिसमें कोई धर्म वार कोई जाति भेद न हो, ऐसा साम्राज्य जिसमें हर किसी को समता में जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, ऐसा साम्राज्य जिसमें हर किसी को न्याय मिले। हो गया राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के बाद मैं बीमार रहने लगी। इस समय मैं पाचाड़ के महल में थी। राज्य के साथ साथ शिवा मेरी तबीयत का भी ख्याल रखते थे। 40 मिनट हो गए। वैद्य की दवा शुरू थी, लेट हो गया मामला बहुत। लेकिन कोई आराम तो ऊपर सब मामला ठंडा हो गया। था। क्या और खाना सब मामला ठंडा हो गया ऊपर। क्या खाना बना हो रहा है? अच्छा 17 जून सबको? 1674 और अरे तो भूख भी लगी, आगे देखियो ऐसे तो